तो बच्चों आज हम एक और नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है असामान्य मोलर द्रव्यमान, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो हम समझेंगे कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं और ये कैसे हम जो है जब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को हम इसको हम ध्यान में रखकर किस प्रकार से हम जो है जो हमारी अणुसंख्यिक गुणधर्म से संबंधित समीकरण थी उनको हम संशोधित करते हैं बाद में वॉन टॉफ कारक को जोड़कर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये असामान्य अणुभार क्या होते हैं। तो होता क्या है कि जो वैद्युत अपघट्य वाले विलयन होते हैं, तो वैद्युत अपघट्य वाले विलयनों के जो अणुसंख्यिक गुणधर्म होते हैं उनको जब हम ज्ञात करते हैं तो प्रायोगिक तौर पर जब हम उनका अणुभार ज्ञात करते हैं और जो उनका वास्तविक मोलर द्रव्यमान होता है उनमें अंतर होता है। जब हम अणुसंख्यिक गुणधर्म को ध्यान में रखकर उसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं और जो उसका वास्तविक द्रव्यमान होता है उनमें क्या होता है, अंतर होता है। यह अंतर क्यों होता है? यह अंतर विलयन में जो वैद्युत अपघट्य के कण है, अणु है, उनके वियोजन या संयोजन के कारण होता है। उनके अणु क्या होते हैं, या वियोजित हो जाते हैं या वो संयोजित हो जाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि उनके अणुसंख्यिक गुणधर्म के मान में परिवर्तन होने की वजह से उनके मोलर द्रव्यमान में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो हम असामान्य मोलर द्रव्यमान को क्या कहेंगे? ऐसा मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मोलर द्रव्यमान की तुलना में या निम्न हो या उच्च हो, उसको हम असामान्य मोलर द्रव्यमान कहेंगे। जो उसके सामान्य मोलर द्रव्यमान की तुलना में अधिक हो या कम हो, ऐसा मोलर द्रव्यमान असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अब हम इसको समझते हैं कि असामान्य मोलर द्रव्यमान कैसे उत्पन्न होता है। जब किसी भी पदार्थ के जो कण हैं वो संयोजित हो जाते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए हम एसिटिक अम्ल को ले लें। जब हम एसिटिक अम्ल को बेंजीन में डालते हैं, इसको जब हम बेंजीन में लेते हैं तो एसिटिक अम्ल के क्या होते हैं, दो अणु जो होते हैं संयोजित हो जाते हैं और ये CH3COOH होल ट्वाइस बना देता है। इसी प्रकार से बेंजोइक एसिड भी होता है। तो ये CH3COOH दो अणु एसिटिक अम्ल के मिलकर एक अणु एसिटिक अम्ल का बना दिया। तो इससे क्या हो गया कि जो अणु की संख्या है या जो कणों की संख्या है विलयन में वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि दो कणों का एक कण बन गया तो अणु की संख्या कम हो जाएगी। और हम जानते हैं कि जो अणुसंख्यिक गुणधर्म होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, वो अणु की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो चूंकि वो अणु की संख्या पर निर्भर करते हैं, अब यहां पर अणु की संख्या कम हो गई तो अणुसंख्यिक गुणधर्म का मान भी क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अणु की संख्या कम हो गई तो अणुसंख्यिक गुणधर्म का मान भी कम हो गया। और हम ये भी जानते हैं कि जो अणुसंख्यिक गुणधर्म होता है, हम ये भी जानते हैं कि जो अणुसंख्यिक गुणधर्म होता है वो क्या होता है, मोलर द्रव्यमान के व्यक्तिमानुपाती होता है। यानी कि ये मोलर द्रव्यमान या समानुपाती होता है, हम कह सकते हैं 1/1 मोलर द्रव्यमान। यानी कि अणुसंख्यिक गुणधर्म का मान यदि अधिक होगा तो मोलर द्रव्यमान का मान कम होगा, और यदि मोलर द्रव्यमान का मान अणुसंख्यिक गुणधर्म का मान कम होगा तो मोलर द्रव्यमान का मान अधिक होगा। ये विपरीत, ये व्यक्तिमानुपाती है। तो यहां पर हमने देखा कि जब दो अणु जो है बेंजीन ये एसिटिक अम्ल के मिलकर एक अणु बना रहे हैं तो अणु की संख्या कम हो गई तो अणुसंख्यिक गुणधर्म का मान कम हो गया। तो इससे हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पर जो मोलर द्रव्यमान मिलेंगे वो अधिक मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा अणुसंख्यिक गुणधर्म का मान कम हो गया तो यहाँ पर हमें अधिक मोलर द्रव्यमान मिलेंगे। यानी कि जब भी संगुणन होगा तो संगुणन में जो हमारे मोलर द्रव्यमान जो हमें मिलेंगे वे सामान्य मोलर द्रव्यमान से अधिक मिलेंगे। इसी को हम क्या कह देंगे, असामान्य मोलर द्रव्यमान कह देंगे। अब देखते हैं हम वियोजन के केस में। जैसे हम ले KCl को और इसको जल में डालें तो ये आयनों में टूट जाएगा, K+ और Cl निगेटिव आयनों में टूट जाएगा। तो ये जो K+ और Cl निगेटिव में आप चाहे तो एक्वस लिख सकते हैं कोष्ठ में। यदि इसको हम आयनों में तोड़ेंगे, K+ और Cl निगेटिव आयनों में ये टूट गया तो यहां पर क्या हो गया हमारा, यहां पर हमारे एक अणु जो है वो दो आयनों में टूट गया विलयन में। तो विलयन में दो आयनों में टूटने की वजह से क्या हो गया, इसका जो है अणु की संख्या बढ़ गई। यहां पे तो अणु की संख्या बढ़ जाएगी। जब अणु की संख्या बढ़ेगी तो हमारा जो अणुसंख्यिक गुणधर्म का मान है वो क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा अणुसंख्यिक गुणधर्म का मान। और हम जान रहे हैं यहाँ पर कि अणुसंख्यिक गुणधर्म किसके समानुपाती है, 1/1 मोलर द्रव्यमान के। तो जब अणुसंख्यिक गुणधर्म का मान यहाँ पर बढ़ जाएगा आपका अणु की संख्या के बढ़ने के कारण, तो मोलर द्रव्यमान का मान इसके लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो हम जानते हैं कि इसका जो हम असामान्य मोलर द्रव्यमान लेंगे, असामान्य जो मोलर द्रव्यमान लेंगे हम इसका, वो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए इसका असामान्य मोलर द्रव्यमान हमारा हो जाएगा, जो सामान्य मोलर द्रव्यमान होता है KCl का 39 प्लस 35.5 कितना हो गया, 74.5 होता है। 39 प्लस, जिसको हम निकाल सकते हैं 39 प्लस 35.5 को जोड़कर 74.5 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37.25 हो जाएगा। 37.25 इसका असामान्य मोलर द्रव्यमान हो गया। तो ये असामान्य मोलर द्रव्यमान जब वियोजन हो रहा है तो उस केस में क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो इन्हीं को ध्यान में रखकर एक वॉन डॉर्फ कारक दिया गया। तो वॉन डॉर्फ कारक क्या दिया गया, ये समझ गए होंगे आप, संयोजन और वियोजन के केस में क्या होगा। तो अब हम वॉन डॉर्फ कारक को समझते हैं। तो वॉन डॉर्फ कारक में यह कहा गया कि जो सामान्य अनुभार है, जो सामान्य मोलर द्रव्यमान है, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान, बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो जो वैद्युत अपघट्यों के केस में सामान्य मोलर द्रव्यमान, इस तरीके से हम जो है एक फैक्टर निकालते हैं, इनका अनुपात, इसी को हम वॉन डॉर्फ कारक कहते हैं। आई, ये कहलाता है वॉन डॉर्फ फैक्टर, वॉन डॉर्फ कारक। तो वॉन डॉर्फ कारक स्मॉल आई से दिखाते हैं इसको। तो स्मॉल आई क्या हुआ, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटा असामान्य मोलर द्रव्यमान, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं डेल्टा ऑब्जर्व्ड बटा डेल्टा कैलकुलेटेड भी कह सकते हैं। या हम इसको जो है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि संयोजन अथवा वियोजन के, संयोजन अथवा वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, के पश्चात कणों की संख्या बटे संयोजन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, संयोजन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। तो इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए हम वॉन डॉर्फ फैक्टर आई जो है हम किसके लिए, KCl के लिए निकाले, तो KCl के लिए आई बराबर हो जाएगा, देखो आप, इसका जो सामान्य मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 74.5 अभी निकाला था हमने, और असामान्य मोलर द्रव्यमान अभी हमने पीछे निकाला था, वो कितना था 37.5, 37.25। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आई का मान KCl के लिए 2 आ जाएगा। आप इस सूत्र से भी KCl के लिए 2 निकाल सकते हैं। कैसे, संयोजन या वियोजन के पश्चात कितने कण मिले हमें, 2 मिले, A प्लस और Cl निगेटिव। तो 2 बटे पूर्व में कितने थे, 1, 2 बटा 1, यानी कि इसके लिए आई का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा KCl के लिए भी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, वॉन डॉर्फ फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो वॉन डॉर्फ फैक्टर हमने निकाला, इसको हम क्या करते हैं, जो हमारे अनुषंगिक गुणधर्म से जो समीकरण प्राप्त हुई थी उसमें हम इसको जोड़ते हैं। तो उसमें जोड़ने के पश्चात हमारी जो समीकरणें होती हैं उनको हम संशोधित कर लेते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वॉन डॉर्फ कारक एग्जाम के लिए। तो उन समीकरणों को हम, उसमें हम आई जो हमारी समीकरणें होती हैं, P0 माइनस P बराबर जो काई विलेय था, तो वहां पर हम आई से उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं वॉन डॉर्फ फैक्टर से। ऐसे ही हम जो है, जैसे हम कथनांक में वो नए को लेते हैं, डेल्टा टीवी बराबर KB गुणा एम, तो इसको हम जो है आई जोड़कर क्या लिख लेंगे, डेल्टा टीवी बराबर आई इंटू KB गुणा एम। ऐसे ही हम डेल्टा TF को ले लेंगे, आई इंटू KF इंटू एम। और ऐसे ही जो है हम पराशर दाब की जो समीकरणें होती हैं हमारी, पाई बी इक्वल टू NST जो समीकरणें होती हैं उनको, या पाई बराबर NRT अपॉन V जो समीकरण होती है हमारी, उसको हम आई लगा के इसमें आई इसको ऐड कर, इसे आई से मल्टीप्लाई करके इसको हम ये लिख सकते हैं। तो ये जो है वॉन डॉर्फ फैक्टर को जोड़कर हमारे जो अनुषंगिक गुणधर्म की जो समीकरणें हैं वो इस प्रकार से क्या हो जाएगी, संशोधित हो जाएगी। अब आप होमवर्क नोट करिए बच्चों, वॉन डॉर्फ कारक से आप क्या समझते हैं, वॉन डॉर्फ कारक से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, आई इज ग्रेटर देन 1 किन वैद्युत अपघट्यों के विलयनों के लिए होगा। आई ग्रेटर देन 1
किन वैद्युत अपघट्य वाले विलयनों के लिए होगा। नंबर 3 लिखिए K2SO4 के लिए वांट ऑफ कारक का मान ज्ञात कीजिए। K2SO4 के लिए वांट ऑफ कारक का मान ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन लिखिए I का प्रयोग कर क्वथनांक में उन्नयन की समीकरण को किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है। I का प्रयोग कर क्वथनांक में उन्नयन की समीकरण को किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है।